Question number 29. Mr. X, who is retired employee of Nepal government, started service in private firm at Meerut. अब बहुत ध्यान से पढ़ना, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं और अभी ये प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो भी ट्रीटमेंट आप करोगे, जो भी कैलकुलेशन करोगे, वो एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय करोगे. ठीक. ही फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, हमको क्या कंप्यूट करना है? कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, उससे मतलब नहीं है, बस असेसमेंट ईयर 24-25 का हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है. सैलरी 15,000 पर मंथ. आगे बोला है ही रिसीव 1 month सैलरी इन नेपाल वाइल ऑन लीव. 1 महीने की वो छुट्टी पे थे और नेपाल में थे, तब भी उनको सैलरी रिसीव हुई है ना, तो इस वजह से पूरे 12 महीने के सैलरी टैक्सेबल होंगे. सैलरी तो मिली है ना, भले ही वो लीव पे थे. ठीक है. प्लानिंग अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, इंटरटेनमेंट अलावेंस. ध्यान देना, अब ये क्या है? प्राइवेट एम्प्लॉय, इसीलिए इनको इंटरटेनमेंट अलावेंस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंटरटेनमेंट अलावेंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता, लेकिन ये अब प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली टैक्सेबल. फिर ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर टूर, मानेंगे ऑफिशियल टूर है और इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे. पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट, नीचे पढ़ो. ही रिसीव्ड द पेंशन इन नेपाल एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर. भाई ये पेंशन नेपाल में ही मिली और वहीं पे रख दी, और पेंशन जब तक इंडिया नहीं आए तो टैक्सेबल क्यों होगी? देखो यहाँ लिखा भी है, पेंशन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक, तो इसी वजह से इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट का. आगे, he has been provided with a furnished house for which the employer pays rupees 5,000 per month but deducts only rupees 1,000 per month from his salary. The furniture provided to him costs rupees 40,000. तो ये है रेंट फ्री हाउस का केस. रेंट फ्री हाउस में इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजेस भी लाए हैं, इसीलिए रेंट फ्री हाउस की आप वीडियो देख लो, सैलरी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. ठीक, तो 2 केस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. हमने पढ़ लिया, ये अब है प्राइवेट एम्प्लॉय, तो इसमें ट्रीटमेंट होगा. प्राइवेट एम्प्लॉय में 2 अलग अलग कंडीशन होते हैं. एक होता है कि वो घर खुद का एम्प्लॉयर का हो, और दूसरा होता है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया हो. तो आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, वहां बोला गया है कि एम्प्लॉयर पेज रेंट 5,000 पर मंथ, यानी कि सेकेंड वाला कंडीशन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, कि अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर. सबसे पहले सैलरी निकाल लेना इस वाले फॉर्मूले से. ठीक, फिर उसके बाद लिखना जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो यहाँ अभी इनर कॉलम में लिखना. ठीक, उसके बाद चेंजेस क्या आया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए वो किए हैं 1 सितंबर 2023 से. तो 31 अगस्त तक आप इस वाले सैलरी का 15% लोगे, और 1 सितंबर 2023 से जो ऊपर वाली सैलरी आई होगी उसका लोगे 10%. ठीक, दोनों को ऐड करना, यहाँ पे लिख देना, इसको और इसको कंपेयर करना, जो भी लेस होगा उसको बाहर लिख देना, क्योंकि यहाँ फर्नीचर भी मिला हुआ है और फर्नीचर कुछ नहीं लिखा है तो मानते हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो फर्नीचर का 10% निकालना और यहाँ पे लिख देना, ऐड कर लेना. ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड दिया है तो यहाँ पे लेस होता है, और यहाँ पे भी ऐसा है, बोला गया है कि बट डिडक्ट्स ओनली 1,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, यानी कि ये रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड है, तो 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लेस कर देना. जो वैल्यू आएगा वो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो आप जाके देख लो, उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है और इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब भी. ठीक, his own contribution to unrecognized provident fund is rupees 1,500 per month and the employer also contributes an equal amount. हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन खुद का या एम्प्लॉयर का हो रहा है तो हम उसे नहीं लेते हैं. ठीक, यही चीज ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो रहा होता तो उसका हम कैलकुलेट करते, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को हम लेते ही नहीं है. अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं 29 का. सबसे पहले लिखना फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. ठीक, अभी यही चल रहा है.
सबसे पहले लोगे सैलरी, और नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है कि 1 महीने की वो लीव पे थे लेकिन उनको सैलरी मिली है, इसीलिए पूरे 12 महीने का सैलरी इनको मिला है, तो पूरे 12 महीने के सैलरी पे टैक्स लगेगा। 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1,80,000। उसके बाद प्लानिंग अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, कितना मिला है 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 इंटू 12 यानी कि 12,000 रुपए। उसके बाद बोला गया है मेडिकल अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये सब हमने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा है, पहले की 7 वीडियोस जाके सैलरी के प्लेलिस्ट में देख लो, उसमें मैंने बेसिक सब डिस्कस किया है। मेडिकल अलावेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 कर दो, ये हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। मेडिकल अलावेंस के बाद आता है इंटरटेनमेंट अलावेंस लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इंटरटेनमेंट अलावेंस में कुछ डिडक्शन मिलता, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये है प्राइवेट एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय है नेपाल गवर्नमेंट के, अभी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इसीलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। कितना मिला है 500 रुपये पर मंथ, 500 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 6,000, ठीक है। उसके बाद बोला गया था ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर टूर, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे ये ऑफिशियल टूर है और एग्जेम्प्ट होगा। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद बोला गया पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट, ठीक, लेकिन उसी के जस्ट नीचे ब्रैकेट में बोल दिया कि ही रिसीव्ड द पेंशन इन नेपाल एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, मतलब कि पेंशन नेपाल में ही मिला और नेपाल के ही बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो जब इंडिया आया ही नहीं तो टैक्स क्यों लगेगा इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे पेंशन पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि इंडिया नहीं आया है वो पेंशन, ठीक। फिर उसके बाद 7th पॉइंट में बोला गया है कि इनको एक रेंट फ्री हाउस मिला है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। आप बैक करके देखो, जहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था वहाँ मैंने समझाया कि भाई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें 2 कंडीशन होती है, एक होती है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक होती है टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहे हैं उस घर का जिसमें एम्प्लॉय रह रहे हैं, यानी कि ये सेकेंड वाली कंडीशन है, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली। सबसे पहले हम सैलरी निकाल देंगे, फिर इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप बैक करके देख लो, मैंने समझाया है ये चीज़। तो स्पेस छोड़ देना यहाँ पे जितने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ हेडिंग डालना रेंट फ्री हाउस, और जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय का रेंट फ्री हाउस का केस हो तो सबसे पहला काम करना सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलावेंस हैं क्वेश्चन में वो ले लेना, ठीक। बेसिक सैलरी कितनी है 1,80,000 रुपीज़, DA रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, ठीक। DA, हाँ। अब ऑल टैक्सेबल अलावेंस को बहुत ध्यान से देखना। प्लानिंग अलावेंस टैक्सेबल है ना, तो जितने भी टैक्सेबल अलावेंस होंगे क्वेश्चन में ले लेना। प्लानिंग अलावेंस 12,000 रुपये, मेडिकल अलावेंस 12,000 रुपये, ठीक। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो प्लस 6,000। उसके बाद जो ट्रेवलिंग अलावेंस दिया है उसको गलती से ऐड मत कर लेना, यहाँ पे यहाँ सिर्फ टैक्सेबल अलावेंस लेना है और ट्रेवलिंग अलावेंस एग्जेम्प्ट था तो यहाँ पे नहीं लोगे, ठीक। उसके अलावा और कोई भी अलावेंस नहीं है क्वेश्चन में, ऐड कर दो इसको। 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, 2,10,000 जो हो गया वो हो जाएगा हमारा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। सैलरी हमने निकाल लिया। उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉय में 2 केस होते हैं, ये सेकंड वाला है, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये नोट करना कि वो प्राइवेट एम्प्लॉय है कि गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हो तो एक तरीका होता है, लेकिन प्राइवेट हो तो 2 अलग अलग। तो वो ढूंढना कि क्वेश्चन में क्या बताया, तो यहाँ बता दिया गया है कि रेंट बाय एम्प्लॉयर वाला है, ठीक।
तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक, या फिर अब ध्यान देना इस चीज को जो बताने जा रहा हूं, ठीक। अभी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2024-25, ठीक, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ठीक। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट फ्री हाउस में चेंजेस किए हैं वो 1 सितंबर 2023 से किए हैं। तो आप अप्रैल से जरा काउंट करो अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने पुराने रेट से, आगे के जो महीने बचे होंगे वो नए रेट से, ठीक है, यानी कि 1 सितंबर से। ये सब मैंने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप 15% ऑफ सैलरी, ध्यान रखना बेसिक नहीं, ये वाली जो सैलरी है वो, मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 मंथ्स यानी कि 5 डिवाइड बाय 12, समझ में आ गया, प्लस यहां लिखोगे आप 10% ऑफ सैलरी, ठीक, बेसिक नहीं ये वाला, सितंबर से काउंट कर लो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12, ठीक। अब यहां लिख लो आप लीस्ट ऑफ देम को हम बाहर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कितना रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर ये देखो, 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक। तो यहां लिख लो आप 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि ये हो जाएगा 60,000, अभी इनर कॉलम में लिखना। और अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे कर रहा हूं, सबसे पहला काम वैल्यू पुट कर दो, 15% ऑफ सैलरी, ये वाली बेसिक नहीं, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12 प्लस यहां पे हम 10% लेंगे इसी वाले सैलरी का जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, ये लिख लो पहले 2,10,000 का 15%, ठीक, मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 13,125, 13,125 प्लस यहाँ पे ये 2,10,000 का 10% निकालना है, ठीक, उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये आ गया 12,250, दोनों को ऐड कर दो, 12,250 को प्लस 13,125 को, ठीक, ये हो गया 25,375, ठीक है। अब देखो भाई, आप देख लो इन दोनों में से कौन सा अमाउंट लीस्ट है वही बाहर लिखा जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 60,000 है, ये 25,375 है, यही वाला लीस्ट अमाउंट है। तो यहां लिख दो विच इज लीस्ट, तो वो है 25,375, ठीक। उसके बाद क्योंकि ये फर्निश्ड हाउस है तो हम फर्नीचर का ऐड करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि फर्नीचर में भी 2 कंडीशन होती है कि फर्नीचर खुद का एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया हुआ है फर्नीचर। तो अगर फर्नीचर सिर्फ बोला गया है कि फर्नीचर प्रोवाइडेड टू हिम कॉस्ट इतना, तो हम मानते हैं कि वो फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आप ले लोगे। अगर हायर किए होते फर्नीचर को एम्प्लॉयर तो फुल हायर वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे खुद का था फर्नीचर एम्प्लॉयर का, तो 10% ऑफ 40,000 का फर्नीचर था, ये आ जाएगा 4,000 रुपये, ठीक। ऐड कर लो इसको 25,375 प्लस 4,000, ये हो गया 29,375, 29,375, ठीक है। अब अगर कोई भी अमाउंट
एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया हो तो लेस करते हैं। यहाँ पे है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इन केस ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक है, तो बोला गया है ना क्वेश्चन में, बट डिडक्ट्स ओनली 1000 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, यानी कि इस रेंट फ्री हाउस के बदले एम्प्लॉयर मिस्टर एक्स से 1000 रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे लेस हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12,000 रुपीज, इसको लेस कर लो तो 29,375 माइनस 12,000, ये हो गया 17,375। 17,375 ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको ऊपर जाके फॉर्मेट में आप पुट कर दो। ठीक, वन 17,375। ठीक, रेंट फ्री हाउस के बाद यहाँ पे दिया गया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में ही पढ़ लिया था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ सैलरी के इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो 8 पॉइंट को इग्नोर कर दो, उसको नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सबको ऐड कर दो और कुछ है नहीं। 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 17,375, ये हो गया 2,27,375। अभी ये आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी फिलहाल ये फिक्स्ड है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 50,000। ठीक, तो सीधे आउटर कॉलम में लिख दो। बाकी क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलाउंस लेस होगा नहीं, उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स है नहीं, तो बस इसको लेस कर दो। 227,375 माइनस 50,000, ये हो गया 1,77,375, 1,77,375, ये हो गया टैक्सेबल सैलरी।